वालेकुम, मैं हूं काशिफ मुश्ताक और प्रोग्राम आपस की बात में आपको करते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि कराची में जो गाड़ियां छीनी या चोरी जाती हैं वो आखिर जाती कहां हैं, और ना सिर्फ गाड़ियां छीनी और चोरी की जाती हैं बल्कि साथ ही साथ एक स्कैम भी होता है। वो स्कैम किस तरह होता है, इस हवाले से भी हम मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे और कराची के लोगों के ना सिर्फ मसाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ जराइम के बारे में डिस्कस करेंगे, बल्कि स्पेसिफिक कराची में जो मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ इस शहर से छीनी जाती हैं उनका डिस्पोज ऑफ कैसे होता है ये भी बताएंगे आपको। साथ साथ पुलिस की जो कारकर्दगी इस हवाले से उस पर भी नज़र डालेंगे और आपको बताएं कि CPLC की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हमें नज़र आती है जो पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं उनसे। इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, कराची में गुंजान आबाद इलाके हों उनमें भी जो है वो वारदातें रिपोर्ट होती हैं। इसी तरह का ये एक इलाका है गुलशन इकबाल ब्लॉक 10, और गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 के अंदर भी हमने देखा है कि वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। काफ़ी कंजस्टेड ये एक गली है और रिहायशी गली है, इसके बावजूद इस गली के अंदर से एक मोटरसाइकिल जो है वो चोरी हुई और उसके बाद से अब तक कोई उसके मुलजमान जो हैं वो नहीं पकड़े गए हैं। हमारे साथ विक्टिम मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मतीउर रहमान। मती, कैसे ये वाक़या पूरा रिपोर्ट हुआ, थोड़ा सा हमें बताओगे पहले? मैं घर से बाहर निकल रहा था, किसी काम से जा रहा था। मैंने बाइक निकाल के बाहर खड़ी करी है, गेट लॉक करा है, पीछे से 125 पर आए। 3 लोग थे, 2 के पास सामान था, उन लोगों ने क्या नाम है वो करा। मैंने थोड़ा सा रजिस्ट करा, उसके बाद फिर दे दी अपनी बाइक। ठीक है, अच्छा बाइक आपकी चली गई, उसके बाद आपने पुलिस से रब्ता किया, पुलिस का कैसा रिस्पॉन्स था? पुलिस का फर्स्ट उस पर तो उनका कोई ऐसा ख़ास रिस्पॉन्स नहीं था। उन्होंने कहा हम लिख के दे देते हैं, ये कर देते हैं। वह पेपर पर लिख के दे दिया, एक नॉर्मल पेपर पर। उसके बाद मैंने फिर FIR का बोला तो फिर FIR 2 दिन के बाद FIR कटी, और FIR कटी तो उसके बाद से उनका उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं था। 2 दफ़ा मैंने खुद जाके थाने पता करा, ACLC के ऑफिस जाके पता करा, मगर वहाँ भी कुछ नहीं पता चला। कैसे ये बाइक ली कैसे थी, और उसके बाद जब ये बाइक चली गई, मुलजमान लूट के ले गए आपसे, उसके बाद फिर आपका क्या कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस पैसे जमा करके ली थी, उसके बाद से भी क्या नाम है बसों में हमरे। तो ये कितने मुलजमान थे? आपने इसकी CCTV भी कोई निकाली होगी, पुलिस को दी, पुलिस ने इस हवाले से फिर CCTV पे क्या काम किया? पुलिस ने तो कोई काम नहीं किया, CCTV पुलिस को दी थी मगर उन्होंने कोई काम नहीं किया। और मुलजमान 3 थे। पुलिस का स्पेसिफिक यूनिट है AVLC, उससे आप लोगों ने रब्ता किया, उन्होंने आपसे कोई रब्ता किया था इस हवाले से कि आपकी मोटरसाइकिल चली गई? नहीं, उस हवाले से कोई रब्ता नहीं किया। जी बिल्कुल, ये एक शहरी से हमने बात की और कराची में इसी तरह की ये वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं, और पुलिस की जानिब से जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतमईन नज़र नहीं आता है। पुलिस की जानिब से दावा किया जाता है कि CCTV फुटेजेस की मदद से जो है वो जल्द मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जो CPLC का डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है, जबकि जो रिकवरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। कराची में मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातें हों या फिर चोरी करने की वारदातें हों, इसी तरह दिन दिहाड़े रात गए जो है वो मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जो हैं वो चोरी और छीनी जाती हैं, लेकिन उस पर जो है वो कार्रवाई कोई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो इत्मीनान जो है वो उनमें नज़र नहीं आता है। और वो ये कहते हैं कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करे या फिर उनकी सुनवाई करे तो बहुत सारी वो परेशानियों से और अपनी कीमती अशिया से वो बच सकते हैं। आगे भी चलते हैं और इस हवाले से मज़ीद आगे भी बातचीत करते हैं लोगों से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल AVLC के दफ्तर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ आपको बताएंगे कि कराची में जो वो मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ छीनी और चोरी की जाती हैं उनके मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। वो गैंग्स कराची में कैसे ऑपरेट करते थे, इस हवाले से जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे। अंदर चलते हैं, अंदर जाकर आपको बताते हैं कि ये गैंग कैसे काम करते थे और ये कराची में कैसे मुनज़्ज़म थे और पुलिस की जानिब से कैसे इनको गिरफ्तार किया गया है। आइए हमारे साथ। AVLC के दफ्तर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ मुख्तलिफ गैंग्स मौजूद हैं जो कराची में मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदातों में मुलविस हैं। ये कैसे गैंग कराची में ऑपरेट करते थे और AVLC पुलिस ने इनको किस तरह गिरफ्तार किया है, इसके बारे में भी जानेंगे। पहले इस गैंग के जो मुख्तलिफ कारिंदे हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आगे की जानिब आएँ और इनसे हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं, कराची में कैसे जो ये ऑपरेट करते थे और कैसे काम करते थे। सबसे पहले अपना नाम बताओ और बताओ ये आप लोग 3 लोग हो, कितने रुकनी आपका गैंग था ये? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अकमल है और मेरा बिलोंग कोयटा से। मैंने BA तक तालीम हासिल करी है। अच्छा, मेरा तो अपना शोरूम था बाइकों का, ठीक है, तो शोरूम था, मैं ख़रीद व फ़रोख्त करता था। अकबर मार्केट से भी ख़रीद के ले जाता था, मगर इतनी कोई बचत नहीं होती थी, कम इतने पैसे नहीं मिलते थे। मेरे शोरूम पे हुसैन उर्फ शानी नाम का एक बंदा आता था,
उसने अक्सर मेरे से गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी ख़रीदता था, तो उसने कहा कि अगर आपको आधी कीमत में गाड़ियाँ मिल जाए 125 150, तो मैंने कहा कि आधी कीमत का मतलब चोरी की बाइक्स होगी, क्योंकि कोयटा में चोरी की बाइक्स का इतना कोई रुझान नहीं, कोई पूछता नहीं है, नंबर प्लेट्स वगैरह नहीं पूछते। तो मैंने कहा कि कहाँ से मिलेंगी, बोले आपने कराची जाना पड़ेगा, वहाँ से आप मैं कुछ दोस्तों से आपका रब्ता करा दूँगा। उसमें उन्होंने मेरे से एक अपना जाकिर हुसैन का कराया, वो गुलाम शबीर का कराया। फ़ोन पे उस कोयटा में मेरी बात हुई। फिर जब मैं कराची आया, कराची में मैंने लियारी में एक होटल में रहाइश करी। फिर जब गुलाम जाकिर ने मुझे फ़ोन किया कि आप इधर आ जाओ, नेवल में मकरा होटल है, वहाँ आ जाए। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि आपको कौन कौन सी बाइकें चाहिए। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ न्यू 125 दे दें और 150 दे दें या 110 दे दें, इसके अलावा 70 वगैरह मुझे नहीं चाहिए। तो 2-3 दिन बाद उन्होंने फिर कहा कि हम आपको बता देंगे। फिर उन्होंने मुझे कॉल करी कि भाई 2 125 है और एक 150 है आई हुई है, तो आप आ जाएं। तो मैंने कहा कि भाई पेमेंट का क्या शेड्यूल होगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट होगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे अपनी व्हाट्सएप पे मुझे बाइकों की तस्वीरें भेजी। फिर मैं नेवल गया, वहाँ से बाइकें। ये तमाम तर काम ऑनलाइन, आप लोग एक दूसरे से बात भी करते थे और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन थी वो भी क्या ऑनलाइन होती थी? ऑनलाइन तकरीबन हम लोग कैश पे कोई काम नहीं करते, तकरीबन ऑनलाइन काम करते थे। हमारी तस्वीरें भी फेसबुक पे बता देते थे, व्हाट्सएप पे आ जाती थी तस्वीरें। वो गाड़ियाँ देखते थे, कुछ कंडीशन बहुत अच्छी होती थी तो ओके कर देते थे। फिर उसकी प्राइस उधर ही व्हाट्सएप पे आ जाते थे। फिर हम लोग गाड़ी खरीदने के फ़ौरन बाद हम लोग है ना ट्रांसफ़र कर देते थे। तो ये आपके साथ जो 2 लोग और हैं, ये कौन हैं? इनका क्या किरदार था आपकी गैंग के अंदर? ये मेरे नेवल के दोस्त हैं। मेरे को हुसैन उर्फ शानी ने इन दोनों से मुलाकात करवाई थी। एक मेरा दोस्त है जाकिर और दूसरा है गुलाम शबीर। ये मेरे को गाड़ियाँ मेरे को डिलीवरी करते थे, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ इलाकों से गाड़ियाँ छीनते थे और फिर ये मुझे गाड़ी देते थे। तकरीबन अगर 150 है तो आपको पता है 150 3.5-4 लाख रुपए की गाड़ी है, तो वो मुझे मिल जाती थी 70,000 80,000 रुपये में। फिर मैं कुछ गाड़ियाँ तो अकबर मार्केट से ख़रीद कर, कुछ उसमें से जो 2 नंबर गाड़ियाँ करके फिर मैं इनको ना बिल्टी के ज़रिए बेच देता था। कुछ बिल्टी के ज़रिए बेचता था, कुछ को मैं कोयटा जो गाड़ियाँ अकबर मार्केट से आप खरीदते थे उसको 2 नंबर कैसे करके आप भेजे थे? कोई पूछता नहीं था आपसे इन चीज़ों? नहीं, देखें 4-5 गाड़ियाँ है ना जो ओरिजिनल होती थी ना, उसमें 4-5 गाड़ियाँ 2 नंबर चोरी की गाड़ियाँ होती थी। तो फिर 2-3 गाड़ियाँ खाली देख लेते थे। बाकी हमारे जो डिलीवरी यहाँ से लेके जाते थे गाड़ियाँ, उनको भी पता था कि चोरी की गाड़ियाँ जा रही है। हालांकि सबको पता है कि गाड़ियाँ यहाँ से कराची कोयटा जा रही है, चोरी की गाड़ियाँ जा रही हैं। बिल्कुल, ये एक गैंग हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताते हैं कि एक फूड डिलीवरी बॉय जो है वो भी यहाँ मौजूद है। वो किस तरह वारदातें करता था उसकी ज़बानी जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा और ये कैसे तुम वारदातें करते थे और कैसे इस फील्ड में आए तुम? सर मेरा नाम नवीद ख़ान है, वालिद का नाम मोहम्मद इब्राहिम है। सर मैं में काम करता था, लेकिन सर घर के हालात जो है ना अच्छे नहीं थे, तो सर जिसकी वजह से जो है ना मुझे इस तरफ आना पड़ा। तो सर जब भी कोई डिलीवरी के लिए जाता था मैं, तो वहाँ पे डिलीवरी देने के बाद मैं वहाँ पे देखता था, कोई भी अच्छी गाड़ी देखता था कंडीशन में, तो 70, क्योंकि 70 का लॉक जो है ना इजी से सर खुल जाता है। तो सर वो फिर मैं खोल के लॉक को तोड़ के उसको ले के जाके तो कुछ दिन अपने इस्तेमाल में रख के फिर उसको मैं आगे बेचता था। तो सर इस तरह जो है ना, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वारदातें की है और मैं तकरीबन 6 से 7 बार पहले भी हुआ हूँ बंद, कलाकोट में हुआ हूँ। मोटरसाइकिल तुम किसी भी जब डिलीवरी देने जाते थे वहाँ से लेते थे, लेने के बाद उसको अपने इस्तेमाल में भी खौफ नहीं आता था? जब अपने इस्तेमाल में यूज़ कर भी लेते थे उसके बाद उसको सेल आउट कैसे करते थे? वो लोग तुम्हारे पास कहाँ से आए? जी सर, वो 1-2 दोस्त थे मेरे, उनके साथ राब्ते में था मैं, तो वो भी मुझे जो है ना बाहर ही मिले थे। तो सर फर्स्ट टाइम जब मुझे पकड़ा था तो मैं जेल गया, तो मैं जब वापस आया तो ये है कि मेरे जो है ना दिल के अंदर डर था वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर जो है ना फिर मैं ये वारदातें करने लग गया, क्योंकि सर मुझे जो है ना पैसे चाहिए थे, घर के हालात थे ऐसे, तो जो है ना मजबूरी। ये पहली बार तो तुम मुकदमे के अंदर बंद नहीं हुए हो, इससे पहले भी तुम हो चुके हो, तो पहले भी मुकदमा तुम पर, वो किस नौयत के मुकदमा थे? ये भी यही था सर, बाइक में जो है ना चोरी करके चला के बेचता था, बस यही काम था सर। तो इसका मतलब है अब दोबारा तुम जेल जाओगे, दोबारा यही काम करोगे? नहीं सर, बस इसके बाद तौबा है सर। तो इससे पहले भी कितने मुकदमा तुम्हारे ऊपर? 6 से 7 मुकदमा पहले भी हैं तुम्हारे ऊपर? जी सर, 6 से 7 हैं। बिल्कुल, ये डिलीवरी बॉय था और इसके साथ साथ अब 2
और जो है वो कारिंदे गिरफ्तार किए हैं पुलिस की जानिब से। इनकी भी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। इनकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इस लिहाज से कि वो मास्टर की अपने पास रखते थे और साथ साथ मोटरसाइकिलों को देखते थे, पहले रैकी करते थे। ये रैकी किस तरह करते थे वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, मोटरसाइकिलों की कैसे आप रैकी करते थे और कैसे ये तमाम तर वारदात अंजाम देते थे? सर मेरा नाम शाहिद है। मैं बाइक चोरी करता था मुख्तलिफ़ जगहों से। 70 बाइक मैंने 8 से 10 चोरी की। उसको मैंने वसीम को देता था, बल्दिया में वसीम रहता है, उसको देता था। तो इसके बाद जो है ना 150 बाइक मैंने चोरी की, कैमरे में आ गया। उसकी वजह से AVLC वालों ने मुझे पकड़ लिया। तो ये जो कैमरे में आ गए, कराची में जगह जगह मुख्तलिफ स्टोर्स के बाहर, दुकानों के बाहर CCTV कैमरास लगे हुए हैं। उसके बावजूद उन कैमरास का खौफ नहीं होता था। फिर जब मोटरसाइकिल ले लेते थे उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे डिलीवर करते थे, एक इलाके से दूसरी इलाके में कैसे लेकर जाते थे? सर यहाँ से चोरी करने के बाद वसीम था, बल्दिया में रिहायशी था, वो उससे बात हो जाती थी। फिर उसके पास ले जाता था, वहाँ से वो 15 से 20 हज़ार रुपये देता था मुझे। बाइक उसके हवाले करता था, फिर मैं आ जाता था वापस। ये वसीम जो आपके साथ गिरफ्तार हुआ, ये यही वसीम है? जी सर, यही। आप बिल्कुल। वसीम, आप बताओ कि आप के पास ये जो मास्टर की है ये कहाँ से आपने हासिल की थी और उसके बाद मोटरसाइकिल को आप कैसे लेके चले जाते थे? तो सर मेरा काम डेंटर और डेंट का काम था बेसिकली। उससे गुजारा नहीं होता था, फैमिली बहुत बड़ी थी तो उससे गुजारा नहीं होता था। ये बंदे मुझे ला के देते थे मोटरसाइकिल 150, 125 जो भी लाते थे। अच्छे ग्राहक मिल जाते थे तो वहीं अब चौकी में जाके बेच देता था। अगर कोई ख़रीदार ना हो तो उसको काट पीट के कबाड़ियों को देते थे। तो काट के जो पार्ट्स बेचते थे वो कहाँ बेचते थे? कबाड़ियों को देते थे, मुख्तलिफ कबाड़ियों को। तो वो पार्ट्स भी उसी कीमत में बिक जाते थे या फिर वो सस्ते बिकते थे? किलो के हिसाब से बिकते थे, लेकिन गुजर हो जाती थी सर। अच्छा, कहीं ये जो पार्ट्स आप मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों के निकालते थे या काटते थे तो कहीं ऑनलाइन सप्लाई तो नहीं करते थे लोगों को, जिस पार्ट्स की, जैसे गाड़ियों का होता है डिमांड्स होती हैं, तो क्या मोटरसाइकिलों की भी ऐसी कोई डिमांड होती थी आपके? सर 110 और 150 की डिमांड होती थी, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं करते थे, उसमें हम पकड़े जाएंगे। तो हम कोशिश करते थे कि कबाड़ियों को ही दे दें या किसी को चाहिए हो जिसके पास 150 खड़ी हो, उसको पार्ट्स चाहिए तो उसको हम दे देते थे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके पीछे ये मोटरसाइकिल भी एक हमने यहाँ रखी है जिसके तहत हम आपको ये बताएंगे कि आप दिखाएं हमें कि आप इसको कैसे, इसका लॉक कैसे तोड़ लेते थे मोटरसाइकिल का। मैं अपने कैमरामैन अदनान हैदर से कहूँगा कि वो आपको ज़रूर मोटरसाइकिल दिखाएं कि जब भी आप कहीं मोटरसाइकिल पार्क करें तो उसको लॉक ज़रूर करें, और लॉक भी कैसा लॉक होना चाहिए इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाएँ कि इसको स्टार्ट कैसे कर लेते थे और लॉक कैसे तोड़ते थे इस मोटरसाइकिल का। बहुत से लोग तो लॉक करते ही नहीं है, गलती उनकी है। दूसरा ये है कि हम लोग अगर लॉक होती थी तो एक झटका देते थे और लॉक टूट जाता था। और फिर उसके बाद उसकी इग्निशन स्टार्ट कैसे करते थे? सर हमारे पास मास्टर चाबी होती थी, या हम डायरेक्ट कर लेते थे गाड़ी को। बिल्कुल, इनके पास मास्टर की थी जिसकी वजह से जो ये किसी भी मोटरसाइकिल को बड़ी आसानी से वहाँ से लेते थे और चले जाते थे। कराची में इस तरह की मुतादिद गैंग्स हैं जो काम कर रही हैं, पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाती है। पुलिस का जो स्पेसिफिक AVLC यूनिट है वो इसीलिए काम कर रहा है कि कराची में छीनी गई या चोरी की गई मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ हों, उनको फौरी तौर पर जो है वो लिया जाए और लेने के बाद मालकान तक पहुँचाया जाए। ये तमाम तर सूरत हाल है। इन मुलजमान से भी हमने बात की, जबकि जो गाड़ियाँ शहर के अंदर चोरी हो रही हैं उन मुलजमान से भी हमने जानने की कोशिश की है वो गाड़ियां शहर से जो चोरी होती हैं वो उनको कहां लेके जाती हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है। इससे आगे भी आपको आगाह करेंगे कि लोग कैसे अपनी गाड़ियों से और अपनी चीज़ों से कैसे महफूज रह सकते हैं कि वो उनकी गाड़ियां कोई चोरी ना कर सके या कोई उनसे छीन ना सके। तो इसके लिए भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, AVLC इंचार्ज चौधरी आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। इन गैंग्स को आपने कैसे पकड़ा और क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? शहर में इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, फिगर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मोटरसाइकिलें, और उनकी रिकवरीज बहुत ज़्यादा कम है। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखो, सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि जैसे मिसाल के तौर पे जो भी मोटरसाइकिल वाला है या उसका मालिक है, उसको चाहिए कि अगर जिस जगह भी गाड़ी अपनी पार्क कर रहा है, मोटरसाइकिल हो या कार हो, प्रॉपर तरीके से पहले ये देख ले कि मैंने गाड़ी को लॉक किया या नहीं किया। अगर वो लॉक उसको प्रॉपर तरीके से देख लेगा, वह मैंने लॉक किया, उसके बाद उसका काम है जाना। दूसरे नंबर पे अगर उसकी गाड़ी थेफ्ट हो जाती है तो उसका काम ये है कि फ़ौरन जाके थाने के अंदर अपना एंट्री करवाए, ताकि वो CPLC के अंदर फ़ौरन जो है कंट्रोल पे मैसेज चल जाएगा। गाड़ी किसी भी जगह, अगर मोटरसाइकिल है या कार है, किसी भी जगह अगर जा रही है तो पुलिस जिस जगह भी उसको चेक करेगी तो वो गाड़ी उसकी, वो मुल्ज़म भी पकड़ा जाएगा और गाड़ी भी उसकी रिकवर हो जाएगी।
अच्छा, शहरियों की जानिब से आप उनको मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं, उनकी जानिब से कहा जाता है कि अगर हम ट्रैकर कंपनी से ट्रैकर भी लगवाया होता है, बाज़ औक़ात वो ट्रैकर को भी हैक कर लेते हैं, उसको जो है वो जैमर्स लगा देते हैं, तो क्या ऐसी भी कोई सूरत हाल है? शहरियों को कोई अच्छी ट्रैकर कंपनी का आप तजवीज़ करेंगे कि उसका ट्रैकर लगाएं, क्या ये मामला है? अब इसमें ये है, देखो कराची के अंदर क्या कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रैकर कंपनियां बहुत हैं, लेकिन ट्रैकर लगाने से पहले सबसे पहले उनको ये चाहिए कि ये देख लें कि कौन सी कंपनी का ट्रैकर जो है वो सही है, उसका वो ट्रैकर लगाएं। अब रही बात मिसाल के तौर पर गाड़ी अगर चली जाती है तो ट्रैकर कंपनी बजाते खुद उस जगह पे उसके पीछे जाती है और पुलिस भी उनके साथ होती है। जहाँ पे जिस जगह पे भी गाड़ी लेके जाते हैं, गाड़ी वहाँ से वो रिकवर हो जाती है, बशर्त ये कि ट्रैकर कंपनी की जो है जिसका ट्रैकर लगाया जा रहा है वो सही हो। अच्छा, इन मुलजमान से हमने बात की, इनकी जानिब से भी ये बताया जाता है कि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों को गाड़ियाँ सेल और फ़रोख्त, कराची में भी ये चीज़ें होती हैं, तो इस पे क्या कहेंगे कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल को भी इसमें देखना चाहिए? क्या आप लोग की टीम इस हवाले से भी तफ्तीश करती है? और जो शहरी गाड़ी किसी से ख़रीदते हैं या मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं, तो उनको किन चीज़ों के बारे में देखना चाहिए कि उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई गाड़ी ख़रीदें, या उसको चेक कैसे किया जाए? उसके अंदर ये है कि आज तक सबसे ज़्यादा जो है ना सोशल मीडिया के अंदर आ जाती है, ये कार है जी, ये अच्छी कार है, इतने इस मॉडल की गाड़ी है और इतने में आपको मिल जाएगी। माल ज़्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं कि वो गाड़ी सस्ती मिल रही होती है, जिस वजह से उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी वो वेरिफिकेशन नहीं करते। इनको चाहिए जे कि जैसे गाड़ी अपना ऑनलाइन ले रहे हैं, उसका कोई डॉक्यूमेंट लें, सबसे पहले CPLC से उसको क्लियर करें, उसका इंजन नंबर, CHS नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जब वो क्लियर कर लेंगे तो वो उनको नुकसान नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये CPLC के अलावा AVLC के पास भी कोई ऐसा तरीक़ेकार है जिससे वो गाड़ी चेक कर लेते हैं? CPLC के पास भी है और AVLC के पास भी हमारी बाकायदा ऐप है जिसके अंदर हम फ़ौरन चेक कर लेते हैं, उसका इंजन नंबर, CHS नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर से उसको चेक कर लेते हैं कि गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं AVLC के दफ्तर, और AVLC की जानिब से मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया है। उन मुलजमान को कैसे गिरफ़्तार किया गया है और ये गैंग कैसे जो है वो ऑपरेट कर रहा था, इस हवाले से भी जानेंगे। जो मुलजमान गिरफ़्तार हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले पुलिस की जो तफ्तीशी टीम है उनसे बात करते हैं कि AVLC के अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कैसे आपको पता चला कि जो शहर से गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं वो शहर से बाहर जा रही हैं, तो उस हवाले से भी बताइएगा। साथ साथ इन मुलजमान को ट्रैप आपने कैसे किया, इब्तदाई वो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSP साहब AVLC की मतलब ये चीज़ कह सकती थी कि भाई कोई भी गाड़ी जो है यहाँ से लेकर उस पर आप मेहनत करो, तो हमने गाड़ियों के ऊपर मेहनत की और हमने इस बंदे को पकड़ा। जब हमने इसको इंट्रोगेट किया तो इसने बताया कि मैं फ़ेक ID मैंने बनाई लाइबा के नाम से, और अपना नाम इसने बताया असद, उसके नाम से उसने कार्ड भी बनाया, NIC भी और ड्राइविंग लाइसेंस भी। फिर ये फेसबुक पे देता था कि भाई इसकी बीवी के नाम से कि भाई मेरा शोहर जो हम बेरोज़गार हैं, गरीब आदमी हैं और हमारे को कोई ड्राइवर मतलब किसी ड्राइवरिंग पे लगा दो। तो ये उस घर में नौकरी करता था। 3-4 दिन की नौकरी करने के बाद वो गाड़ी लेकर चला जाता था हैदराबाद। अच्छा, जो गाड़ियाँ शहर से चोरी हो रही हैं या मोटरसाइकिलें जो चोरी हो रही हैं, तो उनकी जो CCTV फुटेजेस सामने आती हैं वो आप लोग के लिए तफ्तीश में कितनी करामा साबित? वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड हमारे पास पहले ही होता है। उसको देख के हम लोग उसके घर के एड्रेस लेते हैं, मोबाइल नंबर होता है, NIC नंबर होता है, उस पर मेहनत करते हैं, उस पर हमारे को कामयाबी मिलती है। अच्छा, ये कितना रुकनी गैंग था? अब इसके पीछे और भी लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए आपने, और जो गाड़ियाँ इनसे रिकवर हुई हैं क्या वो असल मालिकान तक पहुँच चुकी हैं? जी, ये 4-5 बंदों का गैंग है जो यहाँ से ये लेके जाते हैं, फिर वो दूसरा रेहान है वो यहाँ से 10,000 रुपये लेके गाड़ी वहाँ पहुँचाता है। वहाँ पे एक बिलाल नाम का बंदा है, वहाँ से गाड़ियाँ लेता है। वो फिर एक रफ़े सिद्दीकी है वहाँ पे हैदराबाद में, वो उनको देते हैं गाड़ियाँ। हमने 4 से 5 गाड़ियाँ इनसे रिकवर की हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने सुना कि ये किस तरह गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं। जो मरकज़ी मुलजिम है उसके साथ एक और मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो मरकज़ी मुलजिम है ज़ीशान, उससे हम जानते हैं। तुम बताओ कैसे ये वारदात करते थे, कैसे ये आइडिया आया, और आप तो सोशल मीडिया पे ऐड भी लगाते थे इस हवाले से, तो वो क्या था, कैसे लगाते थे? सर 2019 में नवंबर में मैंने फ़ेक ID बनाई थी लाइबा खान के नाम से। तो उस पर मैंने पोस्ट की थी कि मुझे मेरे हस्बैंड को ड्राइविंग जॉब की ज़रूरत है। तो उसमें मैं AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ज़रिए फ़ेक वॉइस भी निकालता था लड़की की, उसके ज़रिए कि मुझे ना मतलब जॉब की ज़रूरत है। वो फिर मुझे जॉब के लिए बुलाते थे घर पे इंटरव्यू के लिए।
तो मैंने फिर एडिटिंग के ज़रिए एक शनाख्ती कार्ड भी बनाया हुआ था असद के नाम से। तो हमें असद का वो जो है इंटरव्यू के दौरान में असद वाला शनाख्ती कार्ड उनको दे देता था कि बस ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मैं शेरशाह में रहता हूँ, फ़लाँ मतलब फ़ेक आइडेंटिफिकेशन थी मेरी, टोटली फ़ेक आइडेंटिफिकेशन थी। उसके बाद जो है मैं जॉब फर्स्ट डे होता था जॉब का, तो उसमें मौका देखते ही मैं गाड़ी हैदराबाद ले जाता था। हैदराबाद ले जाने के बाद सर वहाँ पे बिलावल जो है बंदा है जो मुझसे गाड़ियाँ परचेज़ करता है, तो उसको जाके मैं हैंड ओवर करता था। और ये मेरा ड्राइवर है, तो इसको मैं कमीशन देता था 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी था। तो ये मैं यहाँ से गाड़ी उठाने के बाद इसको देता था, ये जाता था हैदराबाद में गाड़ी। सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तुम ये तमाम तर चीज़ें सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाना, फिर ये आइडिया कहाँ से आया कि ख़ातून के नाम पे अकाउंट बनाया जाए, इससे ज़्यादा अच्छा ट्रैप हो सकता है, और तुम ज़्यादातर ख़वातीन को ही ट्रैप करते थे, तो ये कैसे आइडिया आया, क्या क्वालिफ़िकेशन है और किस तरह इस पर काम करते हैं? सर खातून आ जाती हैं बातों में, वो ज़्यादा उनको मासूम होती हैं, इनको बस बंदा ट्रैप कर लेता है। और दूसरी बात, मैंने पहले अपनी आईडी से, ओरिजिनल आईडी से पोस्ट की थी कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया, किसी ने इनबॉक्स नहीं किया। जब मैंने फेक आईडी बना के पोस्ट की तो नीचे कमेंट की भरमार हो गई कि हमें नीड है, हमें ड्राइवर की नीड है, हमें नीड है। तो इसलिए मैंने फिर फेक आईडी का आसरा लिया। उसके बाद मैंने उसी पे कंटिन्यू रखा। और मेरी सर ग्रेजुएट हूँ मैं, BCom किया हुआ जिन्ना कॉलेज से। जब ड्राइवर की तुम्हें जॉब की ऑफ़र होती थी तो सैलरी क्या डिसाइड होती थी? सैलरी में इंटरेस्ट होता था या नहीं होता था? सर सैलरी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है, कुछ नहीं। मेरा सिर्फ मेन मकसद था गाड़ी लेना, बस गाड़ी का पड़ता ना। अब तक कितनी गाड़ियां जो हैं वो इस तरह तुम यहाँ से भिजवा चुके हो, और उन गाड़ियों की मद में कितने पैसे जो हैं इंडिविजुअली तुम्हारे पास आ चुके हो और तुम इस ड्राइवर को भी अपने साथ दे देते हो? सर मैंने नवंबर से लेके आज तक 5 गाड़ियाँ की हैं। नवंबर से लेके 5 गाड़ी की हैं, जिसमें से 4 गाड़ी रिकवर हो चुकी है, 1 गाड़ी रहती है। तो उसमें जो है ये 3 गाड़ियों में मेरे साथ शामिल था, जिसमें 2 गाड़ी मैं खुद पहुँचाई हैं वहाँ पे। तो इनको मैं देता था 20,000, 25,000, 10,000 इस तरह, मतलब 10 से ऊपर पैसे देता था इसको मैं। और मैक्सिमम गाड़ी बेचते कितनी की थी वहाँ जाके? क्या डील कैसे करते थे? जो डील करते थे क्या वो भी सोशल मीडिया पे ही करते थे? जी, मुझे वहाँ पे नॉन कस्टम पेड का ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पे। वहाँ पे आप पोस्ट करो तो आपको हज़ारों बंदे मिल जाते हैं गाड़ी लेने वाले। तो वहीं से मेरा बिलावल से रब्ता हुआ था, तो मैंने फर्स्ट गाड़ी भी उनको वहीं इनके हैंड ओवर की थी मैंने। तो वो मैंने 4 लाख की थी सर। उसके बाद चोरी की गाड़ी होती है, बंदा बोलता है बस फटाफट निपटाओ, लाख में जाए, 2 लाख में जाए, 3 लाख में जाए। हम लोग फटाफट देते तो कराची आ जाते थे। जिन खवातीन के साथ तुम रब्ता करते थे, उन खवातीन, कोई गाड़ी एक तुमने ऐसे भी की है कि जो गाड़ी जो उसका असल मालिक था उसी को दोबारा सेल आउट की, उसकी क्या स्टोरी है वो भी बताओ ना। सर कल्टस 2003 मॉडल मौसमियात से हमने उठाई थी। तो उसमें मैं बिलावल को देने के लिए गया, बिलावल ने कहा मैं 1 लाख रुपए की लूँगा। तो मैंने कोशिश की कि जिसकी गाड़ी है उसको वापस मिल जाए, मुझे पैसे भी मिल जाएं। तो मैंने से मालिक से कांटेक्ट किया कि आप जो है मुझे पैसे दे दें, मैं आपको गाड़ी रिटर्न कर देता हूँ। तो मालिक के बीच बार्गेनिंग चली, तो उसने मुझे 80,000 रुपये दिया। तो मैंने फिर मालिक को हैदराबाद बुला के उनको गाड़ी उनको रिटर्न कर दी थी। बीच में 2 गाड़ियाँ मैंने इस तरह की हैं। अच्छा, जो इन पे सेक्शन लगे हैं, जो मुकदमा हुआ है, वो आगे कैसे परसू किया जाएगा? जो गाड़ियों के मालकान की गाड़ियां उन तक पहुंच चुकी हैं अब तक, और मजीद को इंटेरोगेट में पता चला है कि कितनी गाड़ियां जो है इनकी पास हो? 4 गाड़ियाँ इनसे हमने रिकवर चुके हैं। और इनका ज़्यादातर केस होता है 381 का, चोरी का। चोरी के में ये बेल इनकी जल्दी हो जाती है। और 4 गाड़ियाँ हमने मालकों के हवाले की हैं। 1 गाड़ी पेडेंग है जो उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हम बाजियाब करा लेंगे। बिल्कुल, जो ड्राइवर है हम उससे भी बात करते हैं कि वो कितनी कमीशन लेते थे, क्या नाम है तुम्हारा, और इससे पहले क्या करते थे, इनके साथ कनेक्ट कैसे हुए तुम? सर मैं रश्का चलाता हूँ, तो ये मेरे स्टाफ पर आए, जानने वाले थे मेरे, तो बोला मैं आपको दिहाड़ी दूंगा। दो बार मुझे ले कर गए अपने साथ। फिर तीसरी बार 2 बार लेके जाने के बाद इन्होंने मुझे 5,000 एक गाड़ी पे दिए। 5,000 आगे जिसको देता था उसने मुझे दिए। फिर वो एक्स्ट्रा जो है 1-2,000 3,000 मुझे एक्स्ट्रा दे देते थे। फिर अगली गाड़ी में जो है तब भी मैं इसके साथ गया, इसी तरह इन्होंने मुझे पैसे दिए। फिर उसके बाद तीसरी गाड़ी लेकर गया, तीसरी गाड़ी में इन्होंने मेरे को खुद भेजा अकेला, तो वो मैंने गाड़ी उन्हीं बिलावल को दे दी। 3 गाड़ियाँ दी है मैंने बिलावल को। अच्छा, जब गाड़ी वहाँ पहुँचाते थे तो क्या रकम भी खुद वसूल करते थे या रकम इस तक पहुँच जाती थी? सर ये सारा इनका कांटेक्ट होता था, मेरा खाली यहाँ से ये चाबी देता था, मैं हाईवे पे जाके उसको चाबी दे देता था। बस वो वहाँ से मुझे हाईवे पे छोड़ता था, मैं वहाँ से अपनी गाड़ी करके वैगन करके कराची आ जाता था।
जी बिल्कुल, बात हो रही है कराची में गाड़ियां चोरी या छीने जाने की, साथ साथ जो मोटरसाइकिलें कराची में चोरी या छीनी जाती हैं वो कहां जाती हैं, कैसे डिस्पोज होती हैं, इस पे तो हम बात कर ही रहे हैं। साथ साथ हम इस वक्त मौजूद हैं कमांड एंड कंट्रोल रूम में। साउथ जोन का ये कमांड एंड कंट्रोल रूम है। यहाँ से जो कराची के पोश इलाके हैं उनको देखा जाता है, वहाँ किस तरह की वारदातें होती हैं। जैसे कि स्टोरी में हमने आपको पहले भी डिस्कस किया कि कराची के अंदर जो गाड़ियाँ छीनी या चोरी जाती हैं वो कैसे शहर से बाहर भी जाती हैं, और साथ साथ जो पुलिस है उनकी जानिब से क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसलिए करके हम इस कमांड एंड कंट्रोल रूम में पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असद रज़ा साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, टाइम भी दिया आपने। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ से आप लोग किस तरह इसको देख रहे हैं। हमने ये तो देख लिया कि जगह जगह शहर में आपकी पिक्टें लगी हुई हैं और आप बाकायदा तौर पर तमाम तर चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन कोई गाड़ी शहर से चोरी होती है, वो शहर से बाहर कैसे चली जाती है, थोड़ा सा ये भी बताएँ। जी काशिफ, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ जोन के ऑपरेशन रूम के अंदर, जो कि एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किरदार अदा करता है। ये जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ये 24/7 जो है वो फंक्शनल है, और इसमें हमने 7 जो हैं वो ऑपरेटर्स रखे हुए हैं जो दिन रात जो हैं इस पे बैठ के इसको मॉनिटर करते हैं 3 शिफ्ट्स के अंदर। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये स्क्रीन्स फ्लैश हो रही हैं, जिनके अंदर जो है हमारे पास साउथ जोन के अंदर 500 जो साइट्स हैं उनमें तकरीबन 2000 कैमरास लगे हुए हैं, उनको ये मॉनिटर कर रहे हैं। और उसमें ये देखते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या फिर ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी अगर वो उनको नज़र आती है तो उसको फ़ौरन जो है वो फिर रिले करते हैं अपने वायरलेस सिस्टम के थ्रू जो फील्ड यूनिट्स को। उसके अलावा इसी जो कमांड कंट्रोल सेंटर है इसको हमने ज्वाइन कराया हुआ है जो हमारे S4 प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट का। उसमें जो जितने भी हमारे एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम मॉनिटर करते हैं कि वहाँ से कोई भी अगर गाड़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी क्लिफ्टन से चोरी होती है और हमें उसकी इत्तला मिलती है, हम फ़ौरन उसको जो है उस चीज़ को यहाँ पर पहले चेक करते हैं, और साथ ही उसकी जो इत्तला है वो S4 के ऊपर जो है जितने भी हमारे गेटवेज़ हैं उनके ऊपर हम दे देते हैं। उस पे वहाँ पर उनको मॉनिटर किया जाता है, और अगर उस की हामिल जो है नंबर प्लेट जो है अगर वो वहाँ पर आ जाती है, अगर वो वहाँ पर मौजूद हो तो उसको फ़ौरन जो है वो उसको कैमरा डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के बाद उसको फिर जो है उसकी इत्तला देता है। अच्छा, किसी सड़क से अगर कोई गाड़ी चोरी या छीनी गई और उसके बाद आपके इन कमांड एंड कंट्रोल रूम में इन CCTV कैमरास में वो गाड़ी नज़र आ जाती है, तो उस पर कार्रवाई को कितनी जल्दी आप लोग यकीनी बनाते हैं, कैसे वो मुमकिन होता है, वो प्रोसेस भी हमें बताएं। जी, हमारा जो S4 है उसका जो रिस्पांस टाइम है वो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी क्विक है। उसमें जैसे ही गाड़ी कोई अगर उसका हमें ऐसा कोई अलर्ट जनरेट होता है तो फ़ौरन 1 या 2 मिनट के अंदर ही जो है वो हमारे जो फील्ड यूनिट्स हैं वो उस जो इंटरचेंज है उससे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले के अंदर खड़े होते हैं, और वो फ़ौरन उसी वक्त जो है उसके ऊपर जो है वो रिस्पांस करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में ऐसे कई हमने जो कार लिफ्टर्स हैं उनको इसी S4 सिस्टम के तहत जो है उनको हमने गिरफ़्तार किया है, और चूँकि बर वक्त जो है उसकी इत्तला की गई सिस्टम को और थाने को दी गई, और थाने ने आगे से रिले किया S4 सिस्टम को, और उसकी मॉनिटरिंग जारी शुरू कर दी गई। और जैसे ही उस नंबर प्लेट की हामिल गाड़ी वहाँ से क्रॉस करने की कोशिश की उसने, तो उसको फ़ौरन जो है वो हमने इंटरसेप्ट कर लिया। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आप यहाँ के इंचार्ज भी हो, आपने कभी कोई ऐसी गाड़ी रिकवर की हो जो यहाँ से आपने निशानदेही की हो और वो गाड़ी जाके रिकवर हो गई हो, तो ऐसी कोई गाड़ी बताओ। जी बिल्कुल, हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे वाक़यात हुए हैं यहाँ पे। जैसे ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक हमारा सोशल मीडिया ग्रुप है जिसके ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन बेसिकली आ जाती है, और अगर जैसे हम लोग बाकायदा ख़ुद देखते हैं, इधर जैसे आप देख सकते हैं ये नंबर प्लेट वाज़े हो रही है, ऐसे नंबर प्लेट देख के हम जो है ना अपने अकबर बेस के थ्रू जो है ना कंसर्न PS को या जो भी एरिया जहाँ से वो जा रही होगी उसकी जो कंसर्न हमारी बीट मोबाइल होती है, हम उन्हें कॉल कर देते हैं। वो कॉल उसके पीछे जो है ना ये लाइन से इनके पीछे चले जाते हैं,
और अदरवाइज़ डिफरेंट साइड्स हैं, जैसे अभी प्रेस क्लब से अगर वो निकलती है तो फुवारा चौक की तरफ जाएगी, फुवारा चौक से अगर आगे वो निकलती है तो शारा फैसल से होते हुए हमारी अगली साइड आती है अवारी टावर, अवारी टावर से वो गुजरती है तो आगे हम आ जाते हैं अपना रिगल चौक की तरफ। रिगल चौक की तरफ भी अगर वो जाती है वहाँ पर भी हमारी साइड है, और आगे अगर शारा फैसल की साइड जाती है तो शारा फैसल पे भी हमारे जो है ना वहाँ पिकेट्स लगी होती हैं। और एक हमारी बीट मोबाइल होती है FTC ब्रिज के नीचे, जहाँ पे कभी ऐसे हुआ कि किसी एक कैमरे में वो नज़र आई हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली और वो गाड़ी किसी कैमरे में नज़र आ गई, उसके बाद वो दूसरे कैमरे में नज़र आई, आपने वो रिपोर्ट किया, वो तीसरे में नज़र आई, और इसी तरह करते करते वो गाड़ी मिसाल के तौर पे फवारा चौक पे पकड़ी गई, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ? जी बिल्कुल सर, ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है। बेसिकली अभी हम लोगों ने जो है ना बिलावल हाउस पे एक गाड़ी को देखा था जिसके अंदर जो है ना ड्राइवर्स और ये लेके वहाँ से ये निकले हैं, और बेसिकली अभी ये रिसेंट वाक़या हुआ है FGU स्कूल के सामने, जहाँ से एक जो है ना वारदात हुई थी और उसको जो है ना आगे जाके इन्होंने टैकल कर लिया था कैंट स्टेशन पे। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ वारदातों के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, और अब हम कराची की सड़कों पर निकल पड़े हैं और देखते हैं कि DIG साहब हमें क्या दिखाना चाहते हैं कराची की सड़कों पर, और ये किस तरह क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। स्पेसिफिक जो शहर में गाड़ियाँ छीनी या चोरी की जाती हैं, मोटरसाइकिलें जो मुख्तलिफ बाज़ारों से मुख्तलिफ सड़कों से चोरी होती हैं, उन पर बात कर रहे हैं हम, और साथ साथ इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि स्कैम किस तरह होता है। तो असद साहब ये बताइएगा, एक तो हम जा कहाँ रहे हैं अभी, और साथ साथ ये बताइएगा लोग मुख्तलिफ स्कैम्स में भी फंस जाते हैं, गाड़ी को ख़रीद फ़रोख्त के दौरान भी जो है वो मुख्तलिफ स्कैम उनके साथ हो जाते हैं, फिर वो उसमें फंसते चले जाते हैं, तो इसके हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा। जी काशिफ, जो व्हीकल क्राइम है वो एक बड़ा कम्प्लेक्स जो है वो फिनोमेना है। उसमें एक तो रॉबरी का एलिमेंट भी है कि कुछ लोग जो हैं वो जो कार लिफ्टर्स हैं वो गाड़ी को या मोटरसाइकिल को जो है वो ज़बरदस्ती भी छीन लेते हैं, उसके अलावा चोरी भी कर लेते हैं। उसके अलावा एक ये भी एलिमेंट है कि कुछ लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज कर लेते हैं, या उसके नंबर प्लेट्स को या फिर उसके जो इंजन नंबर चेसी नंबर है उसको भी वो फैब्रिकेट करके आवाम को जो है वो धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। मैं भी आपको ऐसे ही एक पॉइंट के ऊपर लेके जा रहा हूँ जहाँ पर हम फील्ड यूनिट से जो है वो चेकिंग करवा रहे हैं, उसकी निगरानी हम जो है कैमरों के ज़रिए भी कर रहे हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे कि कैसे जो है पुलिस जो है वो कोशिश करती है कि ऐसी तमाम गाड़ियाँ जो कि गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं या फिर वो चोरी शुदा हैं या छीनी जा चुकी हैं, उनको कैसे वो डिटेक्ट करती है और उनको कैसे वो अपनी तहवील में लेके फिर उसके जो असली मालकान हैं उनके हवाले करती है। हम पहुंच चुके हैं कराची के पोश इलाके में, और एक नाके पे हम मौजूद है। पुलिस की जानिब से काफ़ी बड़ा ये नाका लगाया गया है। जैसे कि हम विजिट करते हुए यहाँ तक पहुँचे और देखा है कि मुख्तलिफ गाड़ियों को यहाँ भी चेक किया जा रहा है। ये सिर्फ एक एक्टिविटी जो है वो की जा रही है, लेकिन मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है वो कराची में गाड़ियाँ ना सिर्फ चोरी और छीनी की जाती हैं बल्कि बहुत बड़े बड़े स्कैम भी की जा रही हैं। तो साथ साथ हम आपको ये भी बताएँगे, हमारे साथ इस वक्त SP साहिबा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त क्या एक्टिविटी कर रही हैं, क्या आप देख रही हैं। सड़क के ऊपर मौजूद है, एक नाका लगाया हुआ है आप लोग ने, ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन साथ साथ आप किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही हैं? जी, हम कोशिश करते हैं ऐसी रोड पे करें कि जहाँ ट्रैफिक फ़्लो, जैसे ये 3 लेन है इसलिए हमने यहाँ पे नाका लगाया है, यहाँ पे ट्रैफिक फ़्लो भी ज़्यादा है, तो जो भी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन पे फेक नंबर प्लेट की हमें सस्पेक्टेड लगती है तो हम उसे साइड पे करके उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स से वो अगर वेरीफाई नहीं कर पाता तो फिर हम उसकी प्लेट उतार देते हैं। एक ये जैसे गाड़ी खड़ी है, इस पर सरकारी प्लेट लगी हुई थी जो कि फ़ेक लगी हुई थी, तो इसकी हमने उतारी है। एक आपके सामने अभी ये इस गाड़ी की उतारी है। चेक करने पे फिर हम AVLC के रिकॉर्ड से भी चेक करते हैं, तो कभी चोरी शुदा गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं और इस तरह से क्राइम पे कंट्रोल होता है। कुछ टिंटेड ग्लास लगे हुए हैं तो उससे इलीगल एक्टिविटीज़ पे भी कंट्रोल होता है। तो CPLC का डेटा है जिसके हवाले से वो बताते हैं कि कराची में इतनी गाड़ियाँ जो हैं वो चोरी या छीनी की गई हुई, लेकिन जो रिकवरी की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। क्या वजह समझती हैं? और लोगों के साथ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस हवाले से स्कैम होते हैं, गाड़ियाँ जब ख़रीदते हैं या फ़रोख्त करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करें? उनके लिए मैसेज है कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा लें, AVLC से रिकॉर्ड चेक करवा लें। तादाद इसलिए बढ़ती जा रही है कि जैसे ही कोई गाड़ी उठाता है तो उसके डिसमेंटल कर देता है पार्ट्स, और उसका ट्रैकर डिसमेंटल कर देता है, तो उसके लिए उसको ट्रैक करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और वो कोशिश करते हैं कि वो कराची से
फ़ौरन बाहर निकाल देते हैं उसे, या तो बलूचिस्तान की तरफ या बॉर्डर उसे क्रॉस करवा देते हैं ताकि उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उससे जल्द से जल्द फ़ौरी तौर पे मैसेज ये कि अगर आपकी कभी भी गाड़ी उठती है फ़ौरी तौर पे रब्ता करें। जितना जल्दी रब्ता करेंगे उतना जल्दी हम टोल के थ्रू और अब डिफरेंट कैमरास के थ्रू उसे उसी वक्त रोक पाएंगे। बिल्कुल, ये देखें अभी एक और गाड़ी को इन्होंने रोका है और उससे भी जो है वो पूछगछ की जा रही है। बताइएगा असद साहब, इस गाड़ी को आपने क्यों रोका, क्या ऑब्जेक्शन है इस गाड़ी पे, ज़रा से हमें ये बताइए। देखें, अब यही चीज़ है कि लोगों ने जो है सिक्योरिटी का कोई इतना फुकदान नहीं है। लोग सिर्फ एक स्टेटस सिंबल के तौर पर जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें, ये आदमी जिसने ना कोई यूनिफॉर्म पहना हुआ है, इधर आए। मैंने आपकी गाड़ी पर देखा कि एक तो नंबर प्लेट आपकी फैंसी नज़र आ रही है मुझे, साथ साथ आपने इसको एक गेटअप ऐसा दिया हुआ है कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड है। इसकी क्या वजह हो सकती है, आप क्या कहते हैं, क्यों दिया हुआ है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ ना, आप बताएं मुझे क्यों दिया हो सकता है। मतलब मुझे क्या इसका ये यूनिफॉर्म पसंद है, मैं पुलिस के यूनिफॉर्म में तो नहीं बिठा रहा ना इनको, मुझे यूनिफॉर्म पसंद तो नहीं है ना। ये एक प्राइवेट ड्राइवर है मेरा, अगर इनका वेपन होता विदाउट लाइसेंस या वो कुछ भी होता, आप हकदार हैं, आप रोकें, कोई मसला नहीं है। मेरी सिक्योरिटी है, मुझे ड्राइवर के तौर पे यूज़ किया हुआ है। हम जहाँ पर अगर जाते हैं साइट एरिया या जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर हमें सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, हमने ऑप्शन दिया हुआ है। वहाँ पर नहीं है सिक्योरिटी। यहाँ पर डिफेंस के इलाके में इनसे मुलाकात हुई है DHA के ऑफिस में, कर्नल साहब के पास। हम लोग CPRC में हम लोग बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस सिक्योरिटी गार्ड को भी ये दिखाएं कि ये किस तरह के गार्ड है, और साथ साथ आप ये बताएं कि अगर इस तरह के आपको यूनिफॉर्म में या इस तरह के लिबास के अंदर आपको लोग नज़र आते हैं तो आप उनके खिलाफ, अभी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी देखें काशिफ, जो हमारा होम डिपार्टमेंट सिंध है वो रेगुलेट करता है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को। अब ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी की ये जो कंपनी दिखा रहे हैं, ये लिखा हुआ है खुर मुजाहिद फोर्स। अब देखने की ज़रूरत है कि खुर मुजाहिद फोर्स जो है क्या वो सचमुच ऐसी कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रजिस्टर्ड है ऐसी, या फिर इसका कोई ताल्लुक़ किसी ऐसे ही प्राइवेट किसी इदारे के साथ, किसके साथ है, और उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। जो सिंध होम डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उसने ब्लू रंग की जो है वो यूनिफॉर्म पैंट शर्ट वो पहननी है। यही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ स्टेटस सिंबल के तौर पर सिक्योरिटी गार्ड को इस्तेमाल करते हैं। अब इसने प्राइवेट पहना हुआ है, ड्रेसिंग पहनी हुई है विच रिजेंबल्स एनी सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पी कैप लगाई हुई है, बंडोलियर पहनी हुई है विच इज़ अगेंस्ट द लॉ एंड दिस शुड बी प्रोसिक्यूटेड। कौन सी कंपनी से आप ये किस तरह का आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, क्या किया हुआ है आपने? ये आपके पास वेपन भी है? साहब के साथ गार्ड हूँ। सिक्योरिटी कंपनी से या प्राइवेट गार्ड है? प्राइवेट गार्ड। तो आपके पास इस वेपन का लाइसेंस है? आपके साहब से भी बात कर लेते। हाँ, फिर साहब की फैमिली है ना। फैमिली, लेकिन लाइसेंस कहाँ है? ये इनके पास लाइसेंस नहीं है, क्या कार्रवाई बनेगी? आपने इनको उतार तो लिया है, हमने देखा है कि इस इलाके के अंदर मुख्तलिफ इसी तरह के सिक्योरिटी गार्ड बने जो है वो गाड़ियों के ऊपर बैठे हुए होते हैं, तो उनके लिए क्या कार्रवाई अब होगी? उनके खिलाफ उनकी लाइसेंस की कंपनी की वेरिफिकेशन कराई जाती है, अगर वेरिफिकेशन होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके खिलाफ FIR होती है, 188 का पर्चा होता है। जी, वैसे आपको क्या लगता है कि इनको जो लाइसेंस है, जो वेपन है, ये कहाँ से प्रोवाइड हो जाते हैं, इनके पास कहाँ से आ जाते हैं? बस ये कंपनी मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से इशू करते हैं, बताते हैं ये मुख्तलिफ कंपनियों के, जैसे ये कह रहा है कि साहब के पास है। अब साहब का काम था ना, जिन साहब के पास ये काम कर रहा है वो उनके पास लाइसेंस हर चीज़ होनी चाहिए साथ, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे साहब के पास है। अभी तक जो सवालात आपने इनसे किए हैं, क्या उन सवालात के जवाब दे सकें या फिर इन पर अब कोई कार्रवाई हो? नहीं, अब इनको कार्रवाई के लिए लेकर जाएंगे थाने पे। पहले ये जो बता रहे हैं कि साहब अगर कंपनी तस्दीक करती है कि हमारा बंदा ही है और इसके पास यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर तस्दीक नहीं होती है तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई हो। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आपको ये आगाही फराम करें कि कराची शहर के अंदर कैसे मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ चोरी और छीने जाती हैं और साथ साथ मुख्तलिफ गैंग्स कैसे इन वारदातों के अंदर मुलविस होते हैं। ना सिर्फ गैंग्स के मुख्तलिफ कारिंदों से हमने बात की बल्कि पुलिस हुकाम से भी बात की, जबकि पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि जुडिशरी सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, चूँकि ये मुलजमान जो हैं इन पर मुख्तलिफ मुकदमात होते हैं और मुकदमात होने के बाद ये दोबारा वापस बाहर आते हैं और इसी शहर के अंदर मुख्तलिफ वारदातों में सरगर्म भी हो जाते हैं।
ना सिर्फ ये बल्कि शहरियों के लिए भी एक पैगाम है कि शहरी जो हैं वो जब कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल ख़रीदें या फ़रोख्त करें तो प्रॉपर मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनसे चेक कर लिया जाए उन गाड़ियों की फ़ाइल्स और उन गाड़ियों को, ताकि वो किसी भी किस्म के स्कैम के अंदर जो है वो ना फंस जाएँ। तो ये तमाम तर तफसीलात आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस की है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ मुझे काशिफ मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।